क्या आप जानते हो कि करीब 26% मेल्स भी पीरियड्स को एक्सपीरियंस करते हैं? अनबिलीवेबल, राइट? डिड यू नो दैट थिंग बिफोर? अब फीमेल्स में तो इसका एक पर्पस समझ में भी आता है, पर मेल्स में इसका क्या पर्पस हो सकता है भाई? वेल, ये और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम काफी विस्तार से बट एट द सेम टाइम एक काफी आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो के जरिए मेरा बस यही मकसद है कि हम पीरियड से जुड़ी मिस इंफॉर्मेशन और अंधविश्वास के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से मिटा दें। सभी मिथ्स और टैबूज को हम वंस एंड फॉर ऑल जड़ से उखाड़ कर फेंक डालें, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली। अब एक काम करते हैं, पीरियड्स के ना एकदम क्रक्स से ही शुरुआत करते हैं कि पीरियड्स एग्जैक्टली क्या है और ये हर महीने क्यों आता है। सो देखो, फीमेल्स में ना 28 डेज का एक साइकिल चलता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने ये शब्द सुना होगा। इसे आप इस इमेज से आसानी से समझ सकते हो। इसमें डे 6 से स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान फीमेल बॉडी में FSH जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे उसके एक ओवरी में एग मैच्योर होने लगता है ताकि 14th डे तक उसे ओवरी से बाहर रिलीज यानी कि ओव्यूलेट किया जा सके। अब 14 डे पर जब एग बाहर निकल जाता है और यहां पर इस जगह स्पर्म के आने का वेट करता है, तब फीमेल बॉडी में FSH और LH के बजाय अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स पीक करने लगते हैं, जिससे फीमेल के यूटेरस यानी कि वो बैग जिसमें एक फीमेल बेबी कंसीव करती है, उस बैग की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिकन होने लगती है। और थिकन होने का मतलब सिंपली उसमें सेल्स और ब्लड वेसल्स की तादाद बढ़ने लगना। अब ये बिल्कुल वही फेज होता है जहां पर डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि कपल्स को कंसीव करना चाहिए, उन्हें ट्राई करना चाहिए बच्चा पैदा करने का, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, डे 14 में फीमेल्स के ओवरीज से एक एग रिलीज होता है और अगर वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए और एक एम्ब्रियो बन जाए तो यूटेरस अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करने लगता है ताकि वो एम्ब्रियो थिक यूटेरस लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाए और उसे खून के जरिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब ऐसे में फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग कब और क्यों होती है? तो देखो, वो तब होता है जब 14th डे के आसपास फीमेल्स ट्राई नहीं करती कंसीव करने की और कोई स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज नहीं करता, बिकॉज इन दैट केस फिर डे 28 तक जो एंडोमेट्रियम कंटिन्यूअसली थिकन होते जा रहा है, एम्ब्रियो को वेलकम करने के लिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती और इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल बॉडी में एकदम से डिक्रीज होने लग जाता है, जिससे फिर डे 1 से स्टार्ट होता है इस पूरे थिकन एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग प्रोसेस, यानी वो फेज जिसमें एक फीमेल का शरीर ब्लड, म्यूकस और उसके साथ अनफर्टिलाइज्ड एग भी शेड कर देता है थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। अब हमें यह मालूम है कि मैमल्स बाकी के स्पीशीज से अलग इसीलिए है क्योंकि मैमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं, ना कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि बाकी के मैमल्स जैसे कि कैट्स और डॉग्स ह्यूमंस जैसे ब्लीड नहीं करते? एंड ऑल्सो ये एबिलिटी टू गिव बर्थ टू यंग वंस ये मैमल्स में सबसे पहले डेवलप ही कैसे हुई? वेल, इन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें आज से 150 मिलियन साल पहले जाना होगा, जब पृथ्वी पर रेप्टाइल्स और सिनैप्सिड्स, सिर्फ यही दो तरह के जीव ही पृथ्वी पर रेंगा करते थे। ये सिनैप्सिड दरअसल हम इंसानों के अंडे देने वाले पूर्वज थे, लेकिन फिर एक दिन इनमें से एक सिनैप्सिड के अंडे को एक वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया और ऐसे म्यूटेशंस क्रिएट किए जिससे एक नए टाइप के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जन्म हो गया, मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसने फर्स्ट एवोल्यूशन लाया उस जमाने के स्पीशीज का इनटू मैमल्स। वायरसेस यूजुअली क्या करते हैं? जैसे ही वो किसी भी जीव के सेल में एंटर करते हैं, वो उस जीव के डीएनए में अपना डीएनए जोड़ देते हैं ताकि होस्ट सेल जब अपना डीएनए मल्टीप्लाई करे तब उसी के साथ वायरस का भी डीएनए साथ में मल्टीप्लाई हो। अब अपना डीएनए होस्ट सेल से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वायरस अपने डीएनए को लेकर होस्ट की बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन साथ में होस्ट के शरीर को एक मेजर बदलाव के साथ छोड़कर चला जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वायरस अपना डीएनए लेकर होस्ट के सेल से बाहर निकल रहा होता है, तब वो अपने डीएनए के साथ होस्ट के डीएनए का भी एक छोटा सा पार्ट लेकर चला जाता है, जिस वजह से होस्ट का ही डीएनए परमानेंटली ऑल्टर हो जाता है और नतीजन उस जानवर में काफी स्ट्रक्चरल बदलाव आ जाते हैं जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। सो आज से 150 मिलियन सालों पहले भी जब एक वायरस ने एक सिनैप्सिड के एग को इन्फेक्ट किया था, तो उस अंडे के डीएनए में भी कुछ ऐसे ही बदलाव आए जिस वजह से उस बच्चे में एक नया ऑर्गन डेवलप हो गया, प्लेसेंटा। ये वही ऑर्गन है जो बच्चे के साथ डेवलप होता है और पूरे 9 महीनों तक मां के पेट में ही बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से
अंडे देने वाले सिनेप्सिड्स में अचानक से एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया जिसके बाद से सिनेप्सिड्स को अंडे देने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने कोख में ही बच्चे को पालकर सीधा उन्हें जन्म दे सकते थे। लेकिन यहां पर भी अभी तक एक प्रॉब्लम थी। जब प्लेसेंटा डेवलप हो रहा था तब 3 अलग टाइप के वेरिएशंस उसमें आए, 3 अलग टाइप के प्लेसेंटल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। लेकिन इनमें से जो प्लेसेंटा इंसानों में इवॉल्व हो रहा था वो एक काफी थिन लेयर्ड प्लेसेंटा था, जिसका एक मेजर ड्रॉबैक था। क्योंकि इसके वॉल्स काफी पतले थे तो इस वजह से बच्चा मां से न्यूट्रिएंट्स तो ले ही सकता था, लेकिन उसी के साथ बच्चा मां के शरीर में हॉर्मोन्स भी रिलीज कर पा रहा था, जिससे अब वो बच्चा मां के बॉडी के फंक्शंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर पा रहा था। नाउ दिस वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। मिसाल के लिए ऐसे कई मेडिकल केस स्टडीज में ऑब्जर्व किया गया है कि एम्ब्रियो से रिलीज हुए हॉर्मोन्स मां के बॉडी में इंसुलिन के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से देखा गया है कि मां को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है, जो उनके ब्लड प्रेशर को प्रेगनेंसी के दौरान सीधा शूट कर देता है। डायबिटीज के अलावा भी प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, यानी सडन राइज इन ब्लड प्रेशर, एनीमिया, हार्ट डिजीजेस और लिवर फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियां तक प्रेग्नेंट औरतों में देखी गई है, जो उनके अपने ही फीटस ने इन्फ्लुएंस की थी। यानी क्लियरली प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने मां की बॉडी खतरे में रहती है, जो कि डेफिनेटली ह्यूमन स्पीशीज में रिप्रोडक्शन के लिए एक मेजर ट्रेड ऑफ है। अब चलो एक बार मान भी लेते हैं कि ये इतना बड़ा ट्रेड ऑफ एक बार एक हेल्दी एम्ब्रियो के लिए सहा भी जा सकता है, लेकिन ऐसी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले सभी एम्ब्रियोज हेल्दी ही होंगे। इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन या फिर पुअर स्पर्म या एग की क्वालिटी की वजह से कुछ एम्ब्रियोज इम्प्रॉपरली डेवलप भी तो होते हैं, और ऐसे में अगर फिर भी मां के शरीर ने इस अनहेल्दी एम्ब्रियो को मैच्योर होने दिया तो यहां पर वो अपना टाइम, एनर्जी और अपने रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रही होगी, और साथ में 9 महीनों के लिए बीमारियों के लिए वल्नरेबल भी होगी। And now hopefully you realize it's such a big trade-off. So ऐसे में क्या करें? Well, exactly इसके solution के लिए ही evolve हुआ periods का mechanism। पीरियड्स ही वो किल स्विच है जो ऐसे तरह के प्रेगनेंसीज को समय रहते ही स्विच ऑफ कर देता है। पीरियड्स एक प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें वही एंडोमेट्रियम जिसका मेन रोल है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वही अब एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है ताकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर वो सिर्फ हेल्दी एम्ब्रियो को ही मैच्योर होने दे। और पीरियड्स एग्जैक्टली ये कैसे करता है? वेल, सिंपली बाय गिविंग इट अ चैलेंज। चैलेंज यही है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी एंडोमेट्रियम सिर्फ अराउंड 6 से 8 दिनों के ही इंटैक्ट रहती है, ठीक रहती है। अगर इन्हीं 6 से 8 दिनों में वो एम्ब्रियो अपने आप को यूटेरस में इंप्लांट नहीं कर पाया तो मां का शरीर उसे कमजोर मानकर उसे भी यूटेरस के लाइनिंग के साथ पीरियड्स के जरिए ड्रेन आउट कर देगा। यानी एक तीर से स्ट्रेट 2 निशाने। पहला, बच्चा बाहरी वातावरण में सरवाइव कर पाएगा इसके ज्यादा चांसेस है, और दूसरा, एक मां अनहेल्दी एम्ब्रियो के पीछे अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं करेगी। अब सवाल यह आता है कि अगर पीरियड्स वाकई में किल स्विच है जो खराब एम्ब्रियोज को इंप्लांट होने के पहले ही उसे बाहर फेंक देता है, तो वो सिर्फ स्पाइनी माइस, बैट्स, एलिफेंट, श्रू, प्राइमेट्स और ह्यूमंस, इन 4 या 5 मैमल्स में ही क्यों इवॉल्व हुआ? बाकी के बचे हुए मैमल्स जैसे कैट्स, डॉग्स, हॉर्स, काउस में भी ये किल स्विच क्यों नहीं इवॉल्व हुआ? क्या उन्हें इस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है? वेल, वो इसीलिए क्योंकि रिमेंबर मैंने पहले कहा था कि 3 टाइप के प्लेसेंटल स्ट्रक्चर्स, प्लेसेंटल वेरिएशंस इवॉल्व हुए थे, जिनमें से हम ह्यूमंस का प्लेसेंटा काफी थिन वॉल्ड का था, लेकिन वहीं पर इन मैमल्स का प्लेसेंटा हमारे प्लेसेंटा के मुकाबले ज्यादा थिक इवॉल्व हुआ था, और इसीलिए अनलाइक ह्यूमंस इनके एम्ब्रियोज मां के हार्मोन्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से सब्सीक्वेंटली इनमें से कुछ मैमल्स लाइक कैट्स और डॉग्स में एक अलग टाइप के ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का जन्म हो गया जिसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। अब एक ईस्ट्रस साइकिल के पहले के 3 फेजेस ह्यूमंस के मेंस्ट्रुअल फेजेस की तरह ही सिमिलर होते हैं, बस सिर्फ ब्लीडिंग के फेज में यहां पर थोड़ा बदलाव आ जाता है। इस फेज में ईस्ट्रस साइकिल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटकर बॉडी में ही रीअब्सॉर्ब हो जाती है ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। अब ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक पालतू कुत्ता है तो आपने नोटिस किया होगा कि डॉग्स भी ब्लीड करते हैं लाइक एवरी 6 मंथ्स, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होता। वो ब्लीडिंग होती है ईस्ट्रस साइकिल के फर्स्ट फेज, प्रो ईस्ट्रस फेज की, जब उनमें एग मैच्योर होने के प्रोसेस में होता है और एक रेड ब्लडी डिस्चार्ज बाहर निकलता है। ये यूजुअली मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है टू सिग्निफाई दैट द फीमेल इज रेडी टू रिप्रोड्यूस। अब कैट्स में ऑन द अदर हैंड उनके बॉडी हीट के वजह से ओव्यूलेशन या एग का रिलीज ट्रिगर होता है। फिर आते हैं गोट्स, शीप्स और पिग्स जैसे मैमल्स की, जिनमें मेल्स के फेरोमोन्स रिलीज करने की वजह से फीमेल्स ओव्यूलेट करती हैं। देन अगर बात करें चीतास की, जिनमें मेल्स के मेटिंग कॉल्स को सुनकर फीमेल्स ओव्यूलेट करने लगती है।
एंड देन टाइगर्स जैसे मैमल्स को तो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स कहा जाता है, यानी उनमें एग तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक वो मेट नहीं करते। इनफैक्ट मेटिंग करने से ही एग रिलीज इंड्यूस होता है और इसीलिए इन्हें इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस ईस्ट्रस साइकिल और हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे बड़ा डिफरेंस है ओव्यूलेशन के तरीके का। हम मेंस्ट्रुएटिंग मैमल्स में एग का रिलीज हर महीने या हर फिक्स्ड इंटरवल में खुद से ही ट्रिगर होता है, जबकि बाकी के मैमल्स में उसको हीट या फेरोमोन्स या सीजन्स या मेटिंग ऐसे बाहरी चीजों से, एक्सटर्नल फैक्टर्स से ट्रिगर करना पड़ता है और तब जाकर ही फीमेल का एग रिलीज होता है, यानी कि एज इट इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और रही बात खराब एम्ब्रियोस को एलिमिनेट करने की, तो इन मैमल्स में ये प्रोसेस बच्चे पैदा होने के बाद होता है, क्योंकि ये मैमल्स एक ही समय पर 4 से 8 बच्चे पैदा करते हैं, जिनमें से ऑब्वियसली सबसे फिटेस्ट ही खुद सरवाइव कर पाता है और इसीलिए इन्हें हम ह्यूमंस जैसे एक इंटरनल किल स्विच की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट पीरियड्स इन अदर स्पीशीज, एक फन फैक्ट है। क्या आप जानते हो कि करीब 26% मेल्स भी पीरियड्स को एक्सपीरियंस करते हैं? यस, मैन पीरियड्स, जिसे साइंटिफिकली इरिटेबल मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऑफ कोर्स मेन मेंस्ट्रुएट नहीं करते, लेकिन इस दौरान एक मेल काफी सिमिलर सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसे फटीग, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, क्रैम्प्स वगैरह। और इसके पीछे मोस्टली रीजंस लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज ही होते हैं, जैसे स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डिस्टर्ब्ड स्लीप रूटीन एटसेट्रा, जिस वजह से उनके बॉडी में लड़कियों को जैसे पीरियड्स में हार्मोनल इंबैलेंस होता है, ठीक वैसा ही हार्मोनल इंबैलेंस मेल्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेकर। लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू फीमेल पीरियड्स। सो बायोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग बस यही है पीरियड्स, कोई बड़ा सा हवा नहीं।